हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए स्पेशल करंट अफेयर के मॉड्यूल्स चालू कर रहे हैं एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट हाउ डू यू नीड टू गेट अपडेटेड विद योर करंट अफेयर। दोस्तों, करंट अफेयर की प्रिपरेशन फॉर क्लैट एग्जामिनेशन इज़ वेरी क्रूशियल। ये आपको सबको पता है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम क्विकली 3 पॉइंट बताना चाहेंगे। सबसे पहला, जिस तरीके से जीके का सेक्शन और जिस तरीके का करंट अफेयर का टॉप सेक्शन आपकी क्लेट की एग्जामिनेशन में आता है और जितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको रेगुलरली करंट अफेयर के साथ अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ सकते हैं, नोबेल प्राइज विनर आ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीपल इन द न्यूज़ आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द न्यूज़ आ सकते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, और उसका जो उसके पीछे का जो रीज़न है, उसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न दैट एग्जामिनेशन में 30 questions are directly coming from your current affair, and that's the reason why you need to be good at it. Number one. Number two, when you are aware about this news item, when you read varieties of the issues, what happens with you, you are developing your analytical skills, you are developing your logical reasoning skills, you are developing your reading capability. So दोस्तों, ओवरऑल आप जब जीके की तैयारी करते हैं तो आपका अलग अलग सेक्शन के ऊपर जो प्रभुत्व है, जो कंफर्ट है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ता है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो इसीलिए इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम, इफ आई टॉक अबाउट, वी कैन से द थर्ड रीजन दैट वी कैन से एवरीथिंग in your CLAT examination is interconnected, है ना। So whatever you learn, ठीक है, with respect to, you can say, current affair, you will be in a position to gain benefit in the legal reasoning. For example, we talk about today some constitutional issues, so उस constitutional issues के ऊपर से कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट होगा। सही बात है, चलो बढ़िया। ये 3 बड़े महत्वपूर्ण रीजन मैंने आपको बताए। अब मुझे अगर करंट अफेयर की तैयारी स्ट्रांग वे में करनी है तो क्या करना पड़े। पहला, यू मस्ट फोकस ऑन योर डेली करंट अफेयर, you must read your newspaper on a daily basis, read your national news, read your international news, read news related to economy, read news related to some important legal judgments. That's number one. Number two, focus on weekly reviews, ठीक है। आपके साथ हम संडे को जो सेशन करते हैं, दे विल एक्ट एज वीकली रिव्यू। try and learn maximum out of those weekly review modules, ठीक है। that's very important, okay। so daily newspaper reading, watching these videos plus weekly review will be very important, ठीक है। third, try to cover everything through monthly compilation, ठीक है। आपके कोर्स में हमने मंथली कंपाइलेशन डाला हुआ है, ये सो नो, ठीक है, जिसके अंदर जो जो भी मंथ में एक्टिविटी हुई हम उसको कवर करते हैं और आपके लिए तैयार करके रख देते हैं। सो प्लीज़ फॉलो करिए उसको। उसके अलावा मॉक टेस्ट के द्वारा, क्विज़ के द्वारा हम आपके करंट अफेयर की चीज़ों को अप टू डेट रखना चाहेंगे। सो दोस्तों, आई एम श्योर आप लोग बिल्कुल इस पूरी जर्नी के लिए तैयार होंगे और हर छोटी छोटी चीज़ काम करने के लिए हमारे साथ तैयार होंगे। सो आज का 27 मई का मॉड्यूल आपके लिए रेडी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है यहाँ पे। वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कनेक्टेड टू ईरान। आई वुड लाइक टू स्टार्ट टू डिस्कस इंपॉर्टेंट कनेक्शन विद ईरान एंड हिस्ट्री ऑफ ईरान, बिकॉज आई बिलीव फॉर दिस ईयर ईरान इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी एंड उनके फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाही, ठीक है, उनकी डेथ हुई इन हेलीकॉप्टर क्रैश, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ आपको पता है, ठीक है, ये न्यूज़ आपको पता है। ईरान, दैट इज़ नोन एज रिपब्लिक ऑफ ईरान, के जो सुप्रीम लीडर होते हैं वो रिलीजियस लीडर होते हैं, ठीक है। जो करंटली है आयतोल्ला अली खेमनेई, आयतोल्ला अली खेमनेई, ठीक है। ही कैन से अपॉइंटेड अ केयर टेकर प्रेसिडेंट। जून में इसका इलेक्शन आने वाला है, उसके पहले उन्होंने केयर टेकर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिए। अगर आपको वो केयर टेकर प्रेसिडेंट का नाम पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इट विल बी गुड, है ना, इट विल बी वंडरफुल इफ़ यू नो अबाउट इट। दोस्तों, है ना, ये माना जाता था कि इब्राहिम राइसी विल सक्सीड
Mr. Ayatollah Khamenei as the supreme leader of Iran. ईरान के सुप्रीम लीडर कौन होते हैं? जनरली रिलीजियस लीडर। जो रिलीजियस लीडर, जो हेड होते हैं, आयतुल्ला होते हैं, जो जितने भी आयतुल्ला उसमें से जो हेड है उनमें ये आयतुल्ला रहते हैं। तो अब ऐसा माना जाता है कि खेमनेई के सन कैन से मोइताबा, है ना, मोइताबा विल रिप्लेस कैन से हिज फादर, है ना। देखेंगे क्या होता है। सो आपको यह पता होना चाहिए इब्राहिम राइसी का फुल नेम क्या है। इब्राहिम राइसी का फुल नेम ये रहा, है ना। क्लैट वालों को फुल नेम पूछने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। सो इब्राहिम राइसोला और राइसोल सदाती, दैट्स अ फुल नेम। ये बने थे प्रेसिडेंट 8वें। इन्होंने रिप्लेस किया था हसन रोहानी को, और इनके बाद जो केयर टेकर प्रेसिडेंट बने हैं दैट इज मोहम्मद मुखबेर, है ना, मोहम्मद मुखबेर बने हैं। दोस्तों इब्राहिम राइसी और इब्राहिम राइसोल सादाती, ठीक है, जिनकी अभी डेथ हुई, ही वॉज यू कैन से द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ ईरान। उसके पहले ही वॉज पार्ट ऑफ ईरानियन रिवोल्यूशनरी, और उस समय पे ही एज्यूम्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द वेरियस कमीशंस ऑफ ईरान। ईरान में अलग अलग तरीके की कमीशन बनाई जाती है, प्राइमरली वहाँ की कोर्ट, है ना, और वो कोर्ट कोशिश करती है कि धर्म के नाम के ऊपर सब सिस्टम चले। और उस सिस्टम में 1988 ईरान डेथ कमीशन लगाया गया था, जहाँ पे उनका काम था कि जो लोग भी धर्म के खिलाफ जाए उनको सजा दे दो, उनको मौत की मौत की सजा दे दो। सो दे वर पॉपुलरली नोन एज डेथ कमीशन। इन फैक्ट दिस गाय दैट इज इब्राहिम राइसी वाज आल्सो नोन एज, ठीक है, इन इंटरनेशनल कम्युनिटी ही वाज नोन एज द बूचर ऑफ तेहरान, ठीक है। उसने अपने आप को भी ये बोलने लगे थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये सत्ता पे आए होंगे तो उन्होंने किस तरीके की सिस्टम एस्टेब्लिश करी थी, है ना। उन्होंने मॉरल पुलिसिंग लगाना चालू कर दिया था। व्हाट इज मॉरल पुलिसिंग? मॉरल पुलिसिंग का मतलब हो गया कि अगर आप धर्म के मुताबिक कोई एक्टिविटी नहीं करते हो तो पुलिस आएगी, आपको पकड़ के जेल में डालेगी। एक लेडी थी महासा अमीनी, ठीक है, महासा अमीनी के साथ यही हुआ। अगर ये उन्होंने हिजाब नहीं पहना था ईरान में, और इसकी वजह से इनको पकड़ के पुलिस कस्टडी में लेकर गई और वहाँ पे टॉर्चर हुआ, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई, ठीक है। ईरान के साथ इंडिया के अच्छे नाते हैं, ठीक है, ईरान के साथ इंडिया के अच्छे नाते हैं। इंडिया ईरान के लिए बड़ी मेहनत करता है। पिछले इनसे कुछ दिनों में आपने न्यूज़ सुना होगा चाबहार पोर्ट के बारे में। क्या पोर्ट है? चाबहार पोर्ट। इंडिया उस चाबहार पोर्ट को बनाने में बड़ी मदद करी थी इंडिया ने। एट द सेम टाइम उसमें से एक पोर्ट है, मतलब एक पार्ट है, उसका एक टर्मिनल है विच इज़ नोन एज शाहिद बहेस्ती पोर्ट टर्मिनल। उसका 10 ईयर का जो एक्टिविटी है, उसका पूरा ऑपरेशंस का काम इंडिया ने अपने हाथ में लिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये ईरान की थोड़ी सी हिस्ट्री क्विकली देख लेते हैं। 1907 में, है ना, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ईरान, है ना, के बारे में कुछ न कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट एग्जामिनेशन में पूछना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1907 में, ठीक है, एक इनसे पहलावी डायनेस्टी आया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी, और जिसके द्वारा जो एब्सोल्यूट पावर ऑफ रूलर है उसको लिमिट करने की कोशिश करी। दोस्तों आपको ये पता होगा जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात होती है तो उसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो इनसे मेन लीडर है, जो रूलर है, उनके पावर कम हो जाए। एंड फाइनली वी मस्ट हैव अ रूल ऑफ लॉ, ठीक है, नॉट रूल बाय लॉ, ठीक है। February में मिलिट्री कमांडर रजा खान ही सीजीज द फुल कंट्रोल, एंड देन इन 1926, ठीक है, रजा शाह पहलावी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। ही बिकम्स द हेड ऑफ इट, ठीक है। 1935 में ईरान एडॉप्टेड कंट्रीज ऑफिशियल नेम एज अ रिपब्लिक ऑफ ईरान। 1941 में दिस यू कैन से रजा शाह पहलावी के जो अलायंसिस है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, है ना, जो अलायंसिस है, जिसकी वजह से एंग्लो रशियन ऑक्यूपेशन चालू हो जाता है रशिया में, सॉरी ईरान में। ईरान का कहीं ना कहीं इनसे ये जो अलायंसिस होते हैं, और उसकी वजह से ये ज़्यादातर प्रो एक्सिस अलायंसिस थे, जिसकी वजह से, है ना, जो एलाइज ग्रुप होते हैं दैट इज़ ब्रिटिश एंड रशिया, इन्होंने उसके ऊपर अटैक करके अपने हाथ में चीज़ों को कंट्रोल करना चालू करते हैं।
वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाती है ना, और जो ब्रिटेन का कंट्रोल होता है उसके ऊपर जो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आता है, ठीक है। सो 1951 में पार्लियामेंट वोट्स टू नेशनलाइज ऑल ऑयल इंडस्ट्री बिकॉज ऑल ऑयल वर इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। और जो ब्रिटिश डोमिनेटेड ऑयल इंडस्ट्री हुआ करती थी उसको उन्होंने हटा दिया, ठीक है। और ब्रिटेन इसकी वजह से खफा हो जाता है, एक एम्बार्गो लगा देता है, एक ब्लॉकेड लगा देता है, और ऑयल का जो एक्सपोर्ट्स है ना, वो ईरान का हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी में बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और बड़ा इम्पैक्ट होने की वजह से है ना इंटरनल डिस्टर्बेंस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जो शाह रज़ा खान शाह थे है ना, उनको हटाकर एक प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोहम्मद मोसद्देक, ठीक है, वो आते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसद्देक को भी ओवरथ्रो किया जाता है बाई ब्रिटेन और यूएस के सपोर्ट के द्वारा। और ये जब सिस्टम हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से शाह चाहता है कि भैया एक काम करते हैं, हम अगेन से ईरान को थोड़ा मॉडर्नाइज कर देते हैं, ठीक है। इनका मॉडर्नाइजेशन that is known as White Revolution program which was about land reform, modernization activity, ठीक है। तो 1960s में ये बड़ा एक से पॉपुलर होता है, पर यह पॉपुलैरिटी के साथ साथ एक दिक्कतें बढ़ जाती है कि अगले कुछ एक से 10-15-20 साल तक कहीं ना कहीं हम ईरान की इकोनॉमी आगे बढ़ नहीं पा रही है, और ये मॉडर्नाइजेशन के अंदर रिलीजन की एक्टिविटी पीछे रह जाती है। तो जो इगेन से जो शाह की पॉलिसीज़ थी, जो लोगों को, जो धर्म के लोग थे, जो क्लर्जी मैन थे, उनको मतलब इगेन से खफा कर देता है, और उसकी वजह से एक तरीके से क्लर्जी मैन सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और प्रोटेस्ट करवाते हैं। और एक इस प्रोटेस्ट की वजह से 1978 में ईरान में एक मार्शल लॉ लग जाता है, शाह को भाग जाना पड़ता है, ठीक है। खोमेनी आते हैं, आयतुल्ला खोमेनी आते हैं, और यह पॉलिटिकल सिचुएशन दैट इज पॉपुलरली नोन एज ईरानियन रिवोल्यूशन, और वहाँ शाह अपनी सत्ता पे आते हैं। फरवरी में इस्लामिक रिलीजियन वापस एस्टाब्लिश होता है ईरान में। आयतुल्ला रूहोल्ला खोमेनी रिटर्न्स फ्रॉम 14 ईयर ऑफ एक्साइल इन इराक एंड फ्रांस। 14 साल तक खोमेनी वॉज इन अगेन से इराक एंड फ्रांस में घूमते रहते थे, और इनको वापस आए और उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली, और उन्होंने रेफरेंडम करवाया, पब्लिक से पूछा कि क्या आपको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान चाहिए। सबने बोला यस, और इसकी वजह से ये 1979 के रिवोल्यूशन में ये चीज़ें आगे बढ़ने लगी। और उस समय पे एक बड़ा महत्वपूर्ण अगेन से सिचुएशन भी हुआ। जो इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप थे, उन्होंने अमेरिका के 52 लोगों को हॉस्टेज ले लिया था तेहरान में। यूएस एम्बेसी जो तेहरान में थी उसको हॉस्टेज बना के रखा था, और ये हॉस्टेज की वजह से है ना ईरान के लोगों को लगा कि यस वी कुड डू दिस पावरफुल थिंग, कि हम अमेरिका को भी है ना धूल चढ़ा सकते हैं। ये विचार उनको आया, ठीक है। उसके बाद अगेन से उन्होंने डिमांड करी कि शाह को बुलाइए, है ना, शाह को एक्स्ट्राडाइट करिए ईरान में, बिकॉज हम उसके ऊपर केसेस चलवाना चाहते हैं, ठीक है। और 1980 में शाह इजिप्ट में कैंसर की वजह से उसकी मौत हो जाती है, और 1980 में ईरान इराक की वॉर चालू हो जाती है। दिस वॉज वॉर अबाउट सुप्रीमेसी, दिस वॉज अ वॉर अबाउट शिया एंड सुन्नी के बीच की लड़ाई, और जो करीबन 8 साल चली। 81 में फाइनली अमेरिकन हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाता है। आप देखिए 1979 से लेकर 1981 444 डेज का हॉस्टेजेस रखा गया था, दैट्स ह्यूज, ओके। और उसके बाद कहीं ना कहीं अगेन से ईरान और अगेन से अमेरिका के बीच में झगड़े बढ़ते रहते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं अगेन से अमेरिका चाहता था ईरान के ऊपर अलग अलग तरीके के सैंक्शन लगाए, और ईरान अपने आप को सुप्रीम पावर बताना चाहता था, ठीक है। अपनी हिस्ट्री के मुताबिक वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता था, ठीक है। 1988 में ईरान इराक के साथ जो झगड़ा होता है उसमें सीज फायर एडॉप्ट करता है, और सीज फायर एडॉप्ट करने की वजह से, है ना, सीज फायर एडॉप्ट करने की वजह से अमेरिका चाहता है कि ठीक है इसके साथ कुछ एक्टिविटी कराई जाए। 1989 में वापस एक बड़ा हल्ला होता है ना। आयतुल्ला खोमेनी एक फतवा जाहिर करते हैं, जिसके अंदर एक ब्रिटिश ऑथर है सलमान रश्दी, उनको है ना, उनको अगेन से मार डालने के लिए एक तरीके का फतवा जाहिर करते हैं कि भाई इनको मार डालो, जो भी मारेगा हम उसको पैसा देंगे, ठीक है, उसको इनाम देंगे।
क्योंकि सलमान रश्दी ने एक किताब लिखी थी विच इज़ नोन एज सैटानिक वर्सेस, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ ब्लास्फेमस टू अगेंस्ट ए इस्लामिक रिलीजियन, और इसकी वजह से सलमान रश्दी को मारने की, अगेंस्ट से मार डालने की अगेंस्ट से फतवा जाहिर किया था। इनफैक्ट सलमान रश्दी पर अभी तक अटैक होते रहते हैं। रिसेंटली सलमान रश्दी के ऊपर नाइफ से अटैक हुआ था, है ना, ही वॉज जस्ट अबाउट टू गेट किल्ड, फाइनली वो बच गए, है ना। उसके बाद उन्होंने किताब लिखी द नाइफ, ठीक है। सो आयतुल्लाह खोमेनी 1989 में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद एक नए प्रेसिडेंट आते हैं, खेमनेई आयतुल्लाह ही बनते हैं वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ईरान और इराक के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज हो जाते हैं। बीच में इराक, है ना, कुवैत के ऊपर अटैक भी कर लेता है, ठीक है। गल्फ वॉर की शुरुआत हो जाती है 1991 में, जहाँ पे अमेरिका इराक के ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है। 2009 में ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट चालू करता है, और वहाँ पे न्यूक्लियर से एक्टिविटी चालू कर देता है, जो लोगों को नहीं पसंद आता है। प्राइमरली वेस्टर्न कंट्रीज़ को नहीं पसंद आता है, अमेरिका को पसंद नहीं आता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसके ऊपर अलग अलग तरीके के सैंक्शन लगाते हैं। अब आप ये समझिए 2009 से लेकर वी आर सिटिंग इन 2024, ईरान के ऊपर न्यूक्लियर मामले में अलग अलग तरीके के सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान ने उन सैंक्शन से बचने के लिए अलग अलग एक्टिविटी करी, कभी अगेन से उनके साथ अच्छी डील करी, विच इज पॉपुलरली नोन एज JCPOA, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JCPOA, प्लीज बताइए। कभी उनके साथ बात कर कर, कभी रेबेलियन की तरीके से उनके ऊपर से कुछ से वायरस का अटैक करके हुए, है ना। एक कंप्यूटर वायरस था, है ना, जिसने इजराइल और US के लोगों ने, है ना, जो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर अटैक किया, ऐसा ईरान ने बोला, है ना। और उसकी वजह से उन्होंने रिटालिएट किया। स्टक्सनेट नाम का ये वायरस था। उसके बाद AEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ने भी इसके ऊपर एक सिग्निफिकेंट सैंक्शन लगा दिया, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ईरान के ऊपर दिक्कतें बढ़ने लगी। बाई 2015, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने न्यूक्लियर डील में से अपने आप को से बाहर निकाल दिया। प्रेसिडेंट बोलते कि नहीं नहीं भैया, हम ईरान के ऊपर विश्वास नहीं करते, ठीक है। तो ये उन्होंने 2018 में किया, ठीक है। फिर उसके बाद 2020 में वो एक अमेरिका ने एक वहाँ पे कुड्स फोर्स कमांडर था कासिम सुलेमानी, ठीक है, जो ईरान के मिलिट्री को संभाल के रखते थे, उनको US एयर स्ट्राइक में मार दिया गया, है ना। और बाद में ये जो अभी अभी बातें चल रही है ना, ये सब ईरान की कहानी है। आपने सुना होगा मोहम्मद नरगिसी, है ना, मोहम्मद नरगिसी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, ठीक है, in 2023. So that's she's from Iran, and she protested for the women's right because of against of Ibrahim Raisi's plans against women, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलो, great. Once again we are bringing one more news connected to this international issue. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर करीम खान ने अनाउंस किया दैट ही वाज सीकिंग अरेस्ट वारंट्स फॉर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू एंड द डिफेंस मिनिस्टर योवाव गालांट एज वेल एज 3 लीडर्स ऑफ हमास, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, ये देखिए। ऑन 20th में ICC प्रोसिक्यूटर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पर आया, क्विकली मुझे बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। करीम खान ने 5 लोगों के खिलाफ, गाजा कन्फ्लिक्ट के ऊपर 5 लोगों के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी करने की रिक्वेस्ट करी। कौन उसमें से, एक से 5 लोग हैं, 2 इजराइल के और 3 हमास के, है ना। इजराइल में से प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इज अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। ICC वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर रोम स्टैट्यूट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट एड्रेसेस ग्रेव इंटरनेशनल क्राइम्स, ऐसे जो बड़े परेशानी वाले इंटरनेशनल क्राइम्स होते हैं उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं, और वहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की कल्पेबिलिटी तो हो नहीं सकती, तो उसके ऊपर से हम एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करना चाहेंगे। क्योंकि आप कभी भी कोई कंट्री को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना कि इजराइल ने ऐसा कर दिया।
इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया इस तरीके से। तो वॉर क्राइम्स किसके ऊपर? हमास के ऊपर। क्या डेट की वजह से? अक्टूबर 7 2023 में हमास ने जिस तरीके से इजराइल पे अटैक किया था उसकी वजह से इन रिटालिएशन अक्टूबर 8 2023 में इजरायली ऑफिसर्स ने जिस तरीके से एक्शन किया, इसकी वजह से उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया। आज हिंदू न्यूज़पेपर में है ना, प्रिया पिल्लाई का बड़ा मजेदार सा आर्टिकल है विच सेज ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ आईसीसी स्टेप। उनका कहना है बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप लिया, ठीक है। आईसीसी के पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर करीम खान ने ये बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, जो अच्छी बात है, ठीक है, इनको करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इज अपोज्ड टू एंडिंग द वॉर इन गाजा, और उन्होंने अपनी नई वापस वॉर कैबिनेट चालू करी, है ना, वॉर कैबिनेट चालू करी। दोस्तों आपको पता होगा कुछ कुछ कंट्रीज, दैट इज आयरलैंड, नॉर्वे and Spain, they are saying that they would formally recognize Palestinian state, ठीक है, क्योंकि पैलेस्टाइन अभी तक कोई भी कंट्री उसको फॉर्मली स्टेट की तरीके से मानता नहीं है। इवन इन द यूनाइटेड नेशन पैलेस्टाइन इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जर्वर मेंबर, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फुल कंट्री। अब जब ये झगड़ा चल रहा है, इजराइल पागल हो चुका है ना, पैलेस्टाइन के ऊपर अटैक करके पैलेस्टाइन को पूरा ख़त्म करने के लिए, और उसके पीछे यूनाइटेड नेशन या आईसीजे या आईसीसी कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम नहीं कर पा रहे, और इसीलिए अब वेस्टर्न कंट्रीज का इस तरीके का मूव विल पॉसिबली पुट प्रेशर ऑन इजराइल, बट वो प्रेशर पॉजिटिवली इजराइल को कंटेन करेगा या इजराइल उस बात से खफा होकर और बुरा काम करेगा, ये तो समय ही बताएगा, ठीक है। बट इजराइल ने इसको रिस्पॉन्ड किया बाय रिकॉलिंग इट्स एम्बेसडर्स टू दिस 3 कंट्रीज एंड डिस्क्राइब्ड दिस अनाउंसमेंट एज अ रिवॉर्ड फॉर टेररिज्म। उन्होंने बोला क्या रे, आप लोग तो टेररिज्म को रिवॉर्ड दे रहे हो, गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इन 3 कंट्रीज के नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण न्यूज़ कनेक्टेड टू यूके। यूके में ऋषि सुनक साहब ने डिसाइड कर दिया दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जनरल इलेक्शन ऑन जुलाई 4th। जनरल इलेक्शन इज अनाउंस्ड इन यूके जुलाई 24। दोस्तों आपको याद होगा 2024 इज कंसिडर्ड टू बी द इलेक्शन ईयर इन द वर्ल्ड। यस और नो? इलेक्शन ईयर इन द वर्ल्ड। रशिया में इलेक्शन हो गया, इंडोनेशिया में हो गया, ताइवान में हो गया, ये सुनो, इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, सही है ना, ठीक है। अब अमेरिका में इलेक्शन होगा, यूके में इलेक्शन होगा, ठीक है, चैड में इलेक्शन हुआ, अलग अलग जगह पे इलेक्शन, पाकिस्तान में इलेक्शन, बांग्लादेश में इलेक्शन, ठीक है ना। तो बड़ा महत्वपूर्ण सब जगह पे इलेक्शन चल रहा है। 2024 इज एन इलेक्शन ईयर एंड बिलीव मी, है ना, अगर आप इस इलेक्शन ईयर की तैयारी करोगे ना, मतलब सब चीज़ें ध्यान रखोगे, तो एग्जाम में आपको फायदा होगा, ठीक है। जुलाई 4th इलेक्शन, तो आपको याद क्या रखना है इसमें से, है ना, 2024 इलेक्शन ईयर जब मैंने बोला, तो इस साल में जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए वो सबकी एक अच्छी सी नोट बना दो, ठीक है, अच्छी सी पूरी प्रॉपर नोट्स बनवा लो ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। सो ऋषि सुनक इज कमिंग फ्रॉम, यू कैन से, टॉरी ग्रुप, एंड ही इज, यू कैन से, ही इज थिंकिंग दैट इज गोइंग टू विन द इलेक्शन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। एक और बड़ी मजेदार सी न्यूज़ आई कमिंग फ्रॉम न्यू कैलेडोनिया। एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, आप देख सकते हैं मैप में, ऑस्ट्रेलिया के बाजू में एक छोटा सा ऐसा न्यू कैलेडोनिया। इमैनुअल मैक्रोन विजिटेड न्यू कैलेडोनिया। क्यों? न्यू कैलेडोनिया इज अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ फ्रांस। अब वहाँ पे नया लॉ लेकर आए, जो लोग फ्रांस के सिटीजन हैं और जो लोग न्यू कैलेडोनिया में अगर 10 साल से ज़्यादा रह चुके हैं, दैट इज फ्रेंच सिटीजन जो 10 साल से ज़्यादा रह चुके हैं, उनको वोटिंग राइट्स मिलेगा, ऐसा नया लॉ आया, ठीक है। और वहाँ पे इसकी वजह से वहाँ के लोकल लोग बड़े एक से अपोज कर रहे हैं और वायलेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। 6 लोगों की मौत हो गई और वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस हो गया, है ना, क्योंकि वहाँ पे लोग चाहते हैं कि नहीं बाहर वालों को यहाँ पे इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेशन में मौका नहीं मिलना चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। ताइवान में इलेक्शन हुआ था, ताइवान के नए प्रेसिडेंट आए जिसका नाम है लाई
चिंग-ते, ओके, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, लाई चिंग-ते। ध्यान रहे, चाइना वहां के नए प्रेसिडेंट को नहीं मानता है। चाइना बोलता है ताइवान इज अ पार्ट ऑफ, यू कैन से, मेनलैंड चाइना, अलग कंट्री है नहीं, ठीक है। ताइवान बोलता है वी आर सेल्फ रूल्ड कंट्री, ठीक है। बहुत कम कंट्रीज इन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज ताइवान एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। ये समझिए दोस्तों, है ना। ताइवान के प्रेसिडेंट बोलते हैं वी वांट टू वर्क विद चाइना, ठीक है। अब ये नया इलेक्शन आया, नए प्रेसिडेंट आए, नए प्रेसिडेंट ने स्पीच दी, इसकी वजह से ताइवान के आजू बाजू मिलिट्री ड्रिल चल रही है। ताइवान उसको पनिश करना चाहता है, डराना चाहता है कि ताइवान तू चाइना की बात नहीं मान रहा है, हम तुझे परेशान करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये ताइवान के प्रेसिडेंट ने भला दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करी, ठीक है। एक न्यूज़ टेक्नोलॉजी और बिजनेस वर्ल्ड से आ रही है, विच इज़ नोन एज एनवीडिया, एक यूएस बेस्ड कंपनी है। एनवीडिया ने अपनी लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चिप B200 ब्लैकवेल, यू कैन से, अनवेल करी। बड़ी इंपॉर्टेंट चिप है दोस्तों। फ्यूचर में आप देखिएगा, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने एक को पायलट करके अपना नया लैपटॉप एआई पावर्ड पीसी, यू कैन से, अनाउंस किया, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैकवेल चिप कॉस्टली होती है भैया, है ना, बड़ी महंगी होती है, और ये एआई चिप अगर लगी कोई भी कंप्यूटर में तो बड़ा अच्छा प्रोसेसिंग पावर कर पाएगा और ये रिवोल्यूशनलाइज करेगा, है ना, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। आपने सुना होगा साइक्लोन रेमाल। Cyclone Remal had made landfall between, you can say, Sagar Island in West Bengal and, you can say, Khepupara in Bangladesh around 9:15 PM on Sunday. बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू है दोस्तों, बड़ा डेंजरस सिनारियो वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट कर दिया है, यू कैन से, बंगाल में से, है ना। दैट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक दोस्तों। ये जो नेमिंग होता है रेमाल, है ना, दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन का नेमिंग होता है। सबसे पहले तो ये डिसाइड किया जाता है कि साइक्लोन मेल है फीमेल है, और उसके बाद कंट्री डिसाइड करती है कि उसको क्या नाम देना चाहिए। तो ये नाम ओमान ने दिया है। क्या नाम है? रेमाल। रेमाल का मतलब क्या होता है? द मीनिंग इज अरेबिक, इन अरेबिक इट इज मीनिंग एज सैंड, ठीक है। इट इज अ प्री मानसून सीजन की शुरुआत में इस तरीके के ट्रॉपिकल साइक्लोन इस एरिया में रेगुलरली आते रहते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड नो, ठीक है। एक और न्यूज कमिंग फ्रॉम बिजनेस एंड इकोनॉमी विच इज अबाउट इंडिया रिकॉर्ड्स ट्रेड डेफिसिट विथ 9 of the top 10 trading partner. That's not a good news. It means we have a deficit. It means we are majorly importing lot of items from them. कौन से कंट्री है? चाइना। नंबर 2 इज रशिया। नंबर 3 इज इराक। क्या मंगवाते हैं हम यहाँ से? क्रूड ऑयल। नंबर 4 इज सऊदी अरेबिया, है ना। फिर आता है इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूएई, हांगकांग, सिंगापुर, यूएसए। इनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट का मतलब हो गया कि आप जितना वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, उससे ज़्यादा आप क्या करते हैं भैया? इंपोर्ट। तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट। याद रहेगा सबको। चाइना का ट्रेड डेफिसिट अगर मैं आपको बताऊं, सो दैट इज सम अराउंड $85,000 मिलियन। ह्यूज है ना, कितना बड़ा नंबर है ये, ठीक है। दैट वे इट बिकम्स $85 बिलियन। इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना के साथ, ठीक है। रशिया के साथ $57 बिलियन, ठीक है। उसके बाद कोरिया के साथ $14.7 बिलियन। दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूज। तो ये भैया इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 टेल्स दैट इंडिया इज मेजरली इंपोर्टिंग कंट्री। हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये जो मेक इन इंडिया के बारे में बात हो रही है, जो इंडिया को अच्छा बताया जा रहा है कि हम अच्छा काम करते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा भैया। प्रॉब्लम है। बायलैटरल ट्रेड के अंदर इंडिया इस तरीके से पीछे जा रहा है। आपने सुना होगा, है ना, कांस में, ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और वहाँ पे, है ना, इंडिया की एक फिल्म जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को ग्रांड प्री अवार्ड मिला है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से न्यूज़
फॉर इंडिया, इंडिया को अगर इस तरीके के अवार्ड मिलते हैं, ठीक है, दैट्स गुड, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो यू शुड बी अवेयर। पायल कापड़िया, है ना, पायल कापड़िया को ये अवार्ड मिला। पायल कापड़िया was the, you can say, director of this movie which is known as All We Imagine as Light। क्या अवार्ड मिला इनको? ग्रांड प्री अवार्ड। क्या अवार्ड मिला है? ग्रांड प्री अवार्ड। याद रहेगा सबको? चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मजेदार सा फोटोग्राफ आया था आज के अखबार में विच इज अबाउट जापान। जापान ने, है ना, अपना एक नया, एक से शिप बनाया जिसका नाम है कानगेई मारू। क्या नाम है? कानगेई मारू। क्या काम करेगा ये, है ना? दिस इज नोन एज, यू कैन से, वेलिंग मदर शिप। मतलब वेल्स को पकड़ने की ये शिप है। वेल्स को पकड़ना जापान ने वापस चालू कर दिया है। जापान बोलता है कि हमारा कल्चरल राइट है, हम बरसों से, है ना, समुद्र में जो वेल्स होती है हम उसको पकड़ते हैं। अब इतना बड़ा मशीन वेल को पकड़ने के लिए इन्होंने ऑफिशियली बना दिया और ये लोग वेल्स को पकड़ने की एक्टिविटी चालू करेंगे, हंटिंग करेंगे, ठीक है। 21 मई से ये अपने मॉडर्न वॉयज पे निकली है ना, कानगेई मारू, ठीक है। दैट्स अ न्यूज़ यू शुड बी नोइंग, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा मजेदार सा, एक से सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, ठीक है, और उसके बारे में यहाँ पे बातें चल रही है। तो क्विकली कुछ फैक्ट्स अगर मैं आपको बता दूं, इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन चल रहा है। सो अभी जो एक से 6th फेज हुआ, है ना, 2024 जनरल इलेक्शन का, उसमें 58 लोकसभा सीट का इलेक्शन इन 8 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में खत्म हुआ, ठीक है। एट द सेम टाइम करीबन अभी तक 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में मिलाकर 486 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट खत्म हो चुके, ठीक है। ओडिशा में जो 105 असेंबली सीट्स थी, है ना, उसका भी पोलिंग हो चुका, ठीक है। द लास्ट फेज ऑफ द पोलिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन June 1 एंड June 4 को काउंटिंग होगी, ठीक है। वायलेंस हुए क्या इस इलेक्शन में? थोड़े बहुत स्पोरेडिक वायलेंस हुए। 6th फेज में सबसे ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज हुआ वेस्ट बंगाल में, विच इज 79.47%। जम्मू कश्मीर में भी 54.3% टर्नआउट रहा, अनंतनाग और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्बन एरिया वाले लोग एपैथी दिखा रहे हैं, उनको वोट करने आना ही नहीं है। दिल्ली में जो वोटिंग हुई उसका परसेंटेज रहा 57.67%, ठीक है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड किया गया था कि प्लीज़ आप डेटा बताइए, बूथ वाइज बताइए कि हर बूथ में कितने परसेंटेज वोटिंग हुए। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम ये नहीं बता सकते, आप हमसे ये डिमांड नहीं कर सकते, यू डोंट हैव अ राइट एंड वी डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू शेयर दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू यू। और इसकी वजह से उन्होंने एब्सोल्यूट नंबर दिया, बट दे डिड नॉट डिस्क्लोज बूथ वाइज डेटा, है ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दिस इज अ पैटर्न ऑफ फॉल्स नैरेटिव। लोग हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, एक मिस्चिवियस डिजाइन टू विशिएट इलेक्टोरल प्रोसेस, कि ये लोग जानबूझ के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर डाउट रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। ईसीआई को पब्लिक इंफॉर्मेशन तो देना ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है बूथ वाइज डेटा इनको देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डेटा कलेक्ट तो करते ही है, फिर इनको किस बात का प्रॉब्लम है देने में? सम और द अदर वे दे आर ट्राइंग टू, यू कैन से, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, है ना। एंड इन अ वे, इन केस देयर आर प्रॉब्लम्स हैपनिंग, ठीक है, कुछ गलत हो रहा है तो अपने को पता चलना चाहिए ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट ईसीआई ने, यू कैन से, वो डेटा देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि ड्यूरिंग द प्रोसेस वी कैन नॉट फोर्स ईसीआई टू डू इट, वी विल हियर दिस मैटर आफ्टर फ्यू डेज। चलो बढ़िया। जिम्बाब्वे की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड्स न्यूएस्ट करेंसी, नई करेंसी अप्रैल में आई, ठीक है। इन सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और ये क्या क्या नाम दिया गया इसको? करेंसी का नाम क्या है? जिग, जिम्बाब्वियन गोल्ड, ठीक है। द कैची ट्यून, इसके ऊपर से एक अच्छा सा गाना भी बन गया, विच इज नोन एज जिग मारी। क्या नाम बना भैया? जिग मारी, ओके। एक बड़ा फेमस म्यूजिशियन है वहाँ पर, वहाँ का रास कालेब करके,
है ना, ही रिसीव्ड अ कार एंड $2000, ठीक है, तो ये जिम्बाब्वे की करेंसी। अब जिम्बाब्वे की नई करेंसी आई, उसमें अपने को क्या लेना देना, ठीक है। जिम्बाब्वे में काफ़ी ज़्यादा अगेन से इन्फ्लेशन की मारामारी चल रही थी पिछले कुछ सालों में, वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो गई और जिम्बाब्वेन डॉलर को रिप्लेस करने के लिए ये करेंसी आई, और ये करेंसी किसके साथ पैग करी गई है, गोल्ड के साथ। सो दैट मीन्स ये जो करेंसी है वो इन्फ्लेशन को, है ना, जो पंगा करने वाली है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसको गोल्ड बैक करा है। आपको याद होगा वर्ल्ड में सभी करेंसीज अब गोल्ड बैक रही नहीं है। सो नाउ इट इज अ रीइंट्रोडक्शन ऑफ द ओल्ड मेथड विच इज कॉल्ड गोल्ड बैक्ड करेंसीज। याद रहेगा सबको जिम्बाब्वे की करेंसी। चलिए ग्रेट, सो दैट्स इट, है ना, आज के दिन में मेरी तरफ से। आई होप यू मस्ट हैव लर्न वंडरफुल थिंग फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पर्टिकुलर सेशन। आप इस सेशन के बारे में अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि मैं क्या इंक्लूड करूं इसके अंदर और क्या नई नई चीज़ें आपको इसके अंदर चाहिए, ठीक है। बेस्ड ऑन योर सजेशंस आई विल ट्राई एंड अपडेट this module on a daily basis. Monday to Friday, these are the modules will be coming by ProTalent for you. Don't miss out on it. All the best.